हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक न्यू सेक्शन को ऐड किया गया है 43BH। तो लोगों में ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि ये जो सेक्शन है एमएसएमई के बारे में बात तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें 15 डेज़ के बारे में भी है, इसमें 45 डेज़ के बारे में भी है कि हमें इतने दिनों के अंदर पेमेंट करना है, अगर नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। तो पूरा हम लोग इस सेक्शन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि इनकम टैक्स के अंडर में ये सेक्शन क्या बोलता है और हमें इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का अपडेटेड वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप पूरे टैली को अपने मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं, हर तरह का रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने टैली को आप मोबाइल से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वो है सेक्शन जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन में से ऐड किया गया है। 43B तो पहले से था, लेकिन इसमें सब सेक्शन H को भी ऐड किया गया है। एक्चुअल में ये बात करता है एमएसएमई के बारे में, ये तो आपको पता ही है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इशू है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसका जो पेमेंट है विदिन 45 डेज़ या विदिन 15 डेज़ का क्या मामला है। तो हम लोग तो इसे डिटेल में ऑफ कोर्स हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होता है ये एमएसएमई है क्या, इसमें किस नेचर के फर्म आते हैं जिसके के ऊपर ये लागू है। अब जिसके ऊपर ये लागू है ही नहीं तो फिर इसमें हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमएसएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अगर आप इसके फुल फॉर्म पे ही अगर आप गौर करेंगे तो एम से हो गया माइक्रो, ठीक है, एस से आपका हो गया स्मॉल और एम से हो गया आपका मीडियम। यानी कि 3 तरह का इसमें आपको फर्म इंक्लूड मिलेगा, यानी कि 3 नेचर की कंपनी इसमें इंक्लूड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमएसएमई कहते हैं। अगर किसी का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, यानी कोई एक ऐसा व्यापारी है या सर्विस प्रोवाइडर है जिसका कि टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, राइट। और दूसरा चीज़ क्या, प्लांट एंड मशीन में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें इस केस में है तो ऑफ कोर्स वो माइक्रो में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं स्मॉल। स्मॉल का क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, कोई ऐसा कंपनी है, कोई ऐसा व्यापारी है जिसका कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्लस प्लांट एंड मशीन में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट है मीडियम। मीडियम के बारे में क्या बोलता है कि जिसका कि टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लस क्या है मीडियम के लिए, प्लांट एंड मशीन में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है क्या इसमें तीनों इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर है नहीं। इसमें केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल को ही इंक्लूड किया गया। यानी ये जो आपका जो सेक्शन है 43BH इस पे लागू नहीं होता। किस पे? मीडियम इंटरप्राइजेस पे, जिसके बारे में अभी मैंने आपको मैंने बताया कि जिसका एक टर्नओवर 250 करोड़ तक है, ठीक है ना, तो वो इसमें फॉल नहीं करता है, यानी कि ये इस पर लागू नहीं होगा। तो ये किस पे लागू होने वाला? ऑफ कोर्स इसके अलावा ओनली माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। आपको पता है कि एमएसएमई क्या बोलता है कि उसमें उद्यम का रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, कि जो कि सरकार की तरफ से उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। लेकिन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई ये है कि अगर ये माइक्रो है, हमें पता है, प्लस स्मॉल भी है, लेकिन अगर उसके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि उसने उद्यम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तब भी उसके ऊपर ये सेक्शन 43BH लागू होगा।
अब यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई कि माइक्रो एंड स्मॉल में किस किस नेचर की कंपनी को इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। यही दो नेचर का ऐसा कंपनी है जो कि आपका माइक्रो हो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस हो। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, इस दो में से किसी में भी आता है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, इसी के ऊपर आपका 43BH का सेक्शन लागू होगा। अब आप कहोगे ट्रेडर कहाँ गया, जो कि कंपनी ट्रेड करती है, तो वो इसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर ये सेक्शन आपका लागू नहीं होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स या सर्विस को बाय किया है तो आपको 45 डेज या 15 डेज के भीतर ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये जो लागू जो हुआ है ना, 1 अप्रैल 2023 से ही ये लागू हो चुका है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर अभी जो आपका चल रहा है वो आपका चल रहा 23 से 24, यानी कि इसका जो प्रिपरेशन है आपको 23-24 में ही कर लेना है। यानी कि बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आपके सप्लायर हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड आपको करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कहीं उनका पेमेंट ड्यू 15 दिन या 45 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो चुका है। अगर हो चुका है तब तो फिर प्रॉब्लम में आप आने वाले हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और रिटर्न फाइलिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका जो इफेक्टिव डेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इसका जो टाइम लिमिट है 15 और 45 दिन, इसका क्या कंडीशन है। तो इसमें कंडीशन अप्लाई ये है कि पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट बना हुआ है तो इसके लिए आपका कितना है 45 दिन। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है, आपको पता होगा कि सप्लायर एंड परचेज़र ये दोनों आपस में क्या करते हैं ना, एक डीड वगैरह बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम आपको 120 दिन के अंदर या 90 डेज़ के अंदर या 60 डेज़ के अंदर हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये परचेज़र एंड सेलर आपस में आपसी समझौते से एक तरह का एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ अगर आपके पास एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, तब तो उसके लिए 45 दिन आपका लागू होता है। यानी कि 45 दिन के अंदर उस सप्लायर को आपको पेमेंट कर देना है। अब अगर मान के चलो आपका डीड जो बना हुआ है वो सब मैक्सिमम जो डेज़ है वो कितना लिखा हुआ है भाई 90 डेज़। तब यहाँ पे क्या होगा, लॉ ये कहता है कि हम आपके 90 डेज़ को नहीं मानेंगे। हमने जो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट जो बांधा है वो आपके लिए 45 दिन ही हम लोगों ने बांधा है, यानी कि विदिन 45 डेज़। अब यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि मान के चलो सर जी कि हमने एग्रीमेंट तो बनाया हुआ है लेकिन उसमें दिया हुआ था 30 डेज़, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉ ये बोलता है जो इसमें से कम दिन हो तो किसे मानेंगे 30 डेज़ को। ये बात हुई अगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर है, ठीक है। अब अगर नहीं है तो क्या होगा, सिंपल से लॉजिक है 15 दिन। अगर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट परचेज़र एंड सेलर के बीच में नहीं बना हुआ है तो 15 दिनों के अंदर, यानी डेट ऑफ परचेज से लेकर 15 दिन जोड़ लीजिए कितना दिन हो रहा है, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका इसका पेमेंट कर देना है। तो ये तो बात हुई 45 डेज़ एंड 15 डेज़। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा कोई सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर को ए है, यहाँ पर जो परचेज डेट है 1/1/2024 है, चलो ठीक है। यहाँ पर सपोज़ हमारे पास कोई एग्रीमेंट पेपर है ही नहीं। जब कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं है तो सिंपल सी बात है उसका 15 दिन ही लागू होगा, यानी कि 15 दिनों के अंदर आपको इसका पेमेंट कर देना है। जब 1 तारीख में 15 दिन आप जोड़ोगे तो आपका ड्यू डेट निकलता है कितना दिन, आप कहोगे 15 दिन के बाद 16 जनवरी, राइट है ना। अब आपने इसका पेमेंट 16 जनवरी को ही कर दिया तो इससे क्या होगा ना, जो एक्सपेंसेस जो अलाउ है वो आपका उसी फाइनेंशियल ईयर में कर दिया जाएगा।
एक्चुअल में ये जो 43BH का जो सेक्शन ये बोलता है, अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हो तो याद रखो आपका जो भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो परचेज हो या सर्विस के अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस हो, हम इसको डिसअलाउ कर देंगे, यानी कि हम उसे एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया। या तो 15 दिन या फिर 45 दिन आपको कर देना था, लेकिन आपने नहीं किया, ठीक है ना, उसे वो डिसअलाउ कर देगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वही सेम आपका एक इनवॉइस का डेट है और हमारे पास ऑफ कोर्स एग्रीमेंट पेपर नहीं है, तो इससे 15 दिन ही लागू होगा। जो कि ड्यू डेट जो निकलता है वो 16 जनवरी ही निकलता है। अब हमने जो उसका पेमेंट किया है 15/2/2024 को, यानी ड्यू डेट के बाद, तो क्या हमें इसका अगेंस्ट में जो हमने परचेस किया है वो एक्सपेंस को अलाउ किया जाएगा? इसका आंसर है हाँ। 23-24 में हम उस एक्सपेंसेस को हम बुकिंग कर सकते हैं। भले डिले हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो नहीं जा रहा ना, हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका हमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया जाएगा। चलो अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक 22/3/2024 का हमारा कोई परचेज़ है। ऑफ कोर्स हमारे पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है। जब नहीं है तो कितना दिन होगा भाई? ऑफ कोर्स 15 दिन ही हम लोग मानेंगे। अब यहाँ पर जो ड्यू डेट जो निकल रहा है वो 6/4, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का तारीख आ चुका है, ठीक है। अब अगर उसका पेमेंट हम 31/3/24 को ही कर दें, यानी उसी फाइनेंशियल ईयर में जो कि अभी आपका 23-24 का चल रहा है, तो 23-24 में ही हम उस एक्सपेंसेस का बुकिंग हम कर सकते हैं। अब सवाल यही है, चलो 22/3 का ही है, हमारे पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है, 15 दिन का यहाँ पर उसका बोल रहा है, तो इसका ड्यू डेट ऑफ कोर्स वही निकलता है, लेकिन हमने उसका जो पेमेंट किया वो 5/4 को किया, यानी हमारा जो एक्चुअल में जो कि इसका विदिन 15 डेज का जो ड्यू डेट निकल रहा है वो निकल रहा है 6/4, है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और हमने उस फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट ही नहीं किया, यानी 31 दिन तक पेमेंट हमने नहीं किया। पेमेंट कब किया है? 5/4/2024 को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या हमें इसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, हम उसका बुकिंग उसी फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, यानी कि 23-24 में ही। आप पूछोगे अरे भाई हम तो इसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? ड्यू डेट से पहले है ना। ड्यू डेट कब है? 6/4। हमने पेमेंट कब किया? 5/4। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर 10/3/2024 का एक हमारा इनवॉइस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है और यहाँ पर 15 दिन ही उसको माना जाएगा, आपको पता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो ड्यू डेट जो निकल रहा है ना वो निकल रहा है 25/3/2024, यानी 25/3/2024 तक हमें इसका पेमेंट कर देना था, लेकिन हम इसका पेमेंट कब कर रहे हैं? यहाँ देखो 2/4/2024 को। तो क्या इस कंडीशन में मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो 24-25 में ही आप उस एक्सपेंस का आप बुकिंग कर पाएंगे। तो इस ईयर में क्या होगा? ऑफ कोर्स वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ड्यू डेट था वो आपका 25 दिन था, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको करना था, लेकिन आप उसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो, यानी कि आफ्टर ड्यू डेट। तो आपका ये डेट एक्सटेंड कर गया। यही में एक प्रॉब्लम होता है कि यह आपका सारा का सारा एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। इस ईयर तो हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम 1/1/2024 को हम लोग लेते हैं। मेरे पास एग्रीमेंट तो है, हाँ है। जब एग्रीमेंट है, हो सकता है कि मेरे एग्रीमेंट में 45 डेज से ज़्यादा का डेट उसमें डिक्लेयर हम लोगों ने किया, 60 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, लेकिन जो मैक्सिमम जो दिन माना जाएगा वो आपका 45 दिन ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस हिसाब से जो यहाँ पर ड्यू डेट निकलता है वो 15 फरवरी 2024 निकलता है, और हमने ऑफ कोर्स उसी के बीच में हमने उसका पेमेंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 15/2 का ही पेमेंट कर दिया, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में हम उसका बुकिंग कर लेंगे, हमें उसका फ़ायदा मिल जाएगा। यही सेम एग्जांपल है, एग्रीमेंट तो है, लेकिन मेरे अब एग्रीमेंट में 30 डेज दिया हुआ, तो कौन सा मानेंगे? 45 दिन नहीं। अभी मैंने क्या कहा, आपके एग्रीमेंट में अगर 45 दिन से कम ही डेज का अगर वहाँ पर मेंशन किया गया है तो फिर वही चीज़ माना जाएगा। तो यहाँ पर 30 डेज़ को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर 31 जनवरी निकलता है, लेकिन इसका पेमेंट हम जनवरी के बाद ही कर रहे हैं, फ़ैब में। डिले तो हो गया, लेकिन हम उसका बुकिंग उसी साल में कर लेंगे, ये हमें अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे 1/1/24 है, एग्रीमेंट है, 45 डेज़ है, 15/2 का इसका ड्यू डेट था, लेकिन हम पेमेंट कब कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 10/4/2024 को। तो क्या इस ईयर में वो हमें अलाउ करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा।
डिसअलाउ हो जाएगा 23-24 में, और इसका हम जो फ़ायदा लेंगे वो कब लेंगे? 24-25 में। अब यहाँ पे सवाल लोगों में ये होता है कि अगर हमारा एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गया तो क्या होगा, तो हमें इसे किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे? डिसअलाउ का माने मतलब क्या होता है? सपोज आपका जो नेट प्रॉफिट निकलता है, मैं ऐसे में मान लेता हूँ, निकलता है 6 लाख रुपया, ठीक है, और आपने कोई परचेज किया, वो कितना था? 10 लाख रुपए का था, राइट है, और आपने उसका ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट नहीं किया, उसी फाइनेंशियल ईयर में, अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट किया है, तो पता क्या होगा? आपके जो ऑडिटर साहब हैं ऐसे चीज़ को पकड़ेंगे और वो जो 10 लाख रुपया था आपके प्रॉफिट में डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। अब जाके आपका जो टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 16 लाख के ऊपर होगा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 6 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना था, बट अनफॉर्चुनेट आपको सही जानकारी नहीं होने के कारण अब आपको 16 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर एक ये भी होता है कि चलो मान के चलो कि हमसे गलती हो गई, यहाँ पर हमें 16 लाख के ऊपर तो हमें टैक्स देना पड़ गया, ये 10 लाख रुपया जो है वो इसे कंसीडर नहीं किया गया, यानी हमारे एक्सपेंसेस को हटा दिया गया और हमारे नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया गया। अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इस साल पैसा भर दो और नेक्स्ट ईयर में ये आपका जो 10 लाख है आप इसको अपने एक्सपेंसेस में बुकिंग कर पाओगे। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली एमएसएमई के उद्धार के लिए है, तो आप इनका पेमेंट ज़्यादा दिन होल्ड पे ना रखें, जितना जल्दी हो सके आप इसके पेमेंट को रिलीज़ करते हैं। जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में जाएगा तभी ये आपका सेक्शन लागू होगा 43BH, ठीक है। अगर नॉन ऑडिट है, ऐसे बिजनेसमैन जो कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि ITR 4, कौन सा? ITR 4, तो इसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।